स्टोरी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर एमसी के पास्ट से। वो बताता है कि पिछले 5 साल से अपने जूनियर हाई के 3rd ईयर के बाद उसने अपने रूम से बाहर निकलना बंद कर दिया था। स्कूल में उसे बुली किया जाता था, जिसकी वजह से उसने लाइफ से सारी होप्स खो दी थी और उसका कोई गोल नहीं बचा था। वो बस अपने रूम में बैठकर फोन चला रहा होता है जब अचानक उसका फोन जोर से ग्लो करने लगता है। जैसे ही एमसी अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि एक गॉडेस उसके सामने खड़ी है। वो उसे कंग्रेचुलेट करती है और कहती है, तुम्हें सिलेक्ट किया गया है रीइंकारनेट होने के लिए। एमसी समझ जाता है कि वो अपने रूम में ही मर चुका है। गॉडेस, जो काफी क्यूट लग रही होती है, उसे बताती है कि जिस न्यू वर्ल्ड में वो जा रहा है वहाँ मैजिक एग्जिस्ट करता है। वहाँ सर्वाइवल के लिए वो उसे कुछ ओवरपावर्ड स्किल्स दे रही है ताकि वो आराम से रह सके। ये सुनकर एमसी सोचता है, अगर मुझे दूसरा मौका मिल ही रहा है तो इस बार मैं एक अच्छी और पीसफुल लाइफ जीना चाहूंगा। इसके बाद गॉडेस उसे ट्रांसफर कर देती है। नेक्स्ट सीन में हमारा एमसी रीइंकारनेट हो जाता है, लेकिन एक न्यू बॉर्न बेबी के रूप में। उसका जन्म एक रॉयल फैमिली में हुआ है। किंग यानी उसके फादर उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, ये तो काफी प्यारा प्रिंस है जो मेरे बाद मेरा थ्रोन संभालेगा। बच्चे की चेस्ट पर एक रॉयल इंसिग्निया यानी मार्क भी होता है, जो प्रूफ है कि वो उन्हीं का बेटा है। एमसी ये देखकर खुश होता है कि उसका जन्म सीधा रॉयल फैमिली में हुआ है, मतलब लाइफ सेट है। तभी किंग डिसाइड करते हैं कि वो अभी के अभी प्रिंस का मैजिक टेस्ट करेंगे। वो एक क्रिस्टल बॉल मंगवाते हैं। जब डिवाइस प्रिंस के मैजिक लेवल को मेजर करता है तो रिजल्ट देखकर सब शॉक हो जाते हैं। डिवाइस पर लेवल शो होता है 02। किंग और क्वीन दंग रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि लेवल कम से कम 40-50 तो होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 2। ऊपर से ये बेबी कोई भी एलिमेंटल मैजिक यानी फायर, वाटर एक्सेट्रा यूज नहीं कर सकता, सिर्फ बेसिक बैरियर मैजिक यूज कर सकता है। किंग को लगता है कि ये शर्म की बात है और बदनामी के डर से किंग और क्वीन डिसाइड करते हैं कि वो दुनिया को झूठ बोलेंगे कि प्रिंस का जन्म होते ही डेथ हो गई थी। किंग ऑर्डर देते हैं कि इस बच्चे को दूर जंगल में फेंक दिया जाए। सीन शिफ्ट होता है डिवाइन रेल्म में, जहां गॉडेस ये सब देख रही होती है। वो पैनिक कर जाती है और अपनी फेलो गॉडेस से कहती है कि उससे गलती हो गई। उसने एमसी को ओवरपावर्ड स्किल्स तो दी थी, लेकिन वो उसे कोई स्पेसिफिक एलिमेंट देना भूल गई। और सबसे बड़ी गलती ये हुई कि किंग के वर्ल्ड का मेजरिंग डिवाइस खराब था। वो डिवाइस सिर्फ 2 डिजिट्स ही शो कर सकता था। असल में एमसी का लेवल था 1002, लेकिन डिवाइस ने सिर्फ आखिरी के 2 डिजिट्स 02 शो किए। इसलिए सबको लगा वो वीक है, जबकि वो एक्चुअली सबसे स्ट्रॉन्ग है। वापस जंगल में एमसी को जमीन पर फेंक दिया गया है। वो उठने की कोशिश करता है, पर बेबी बॉडी होने की वजह से हिल नहीं पाता। तभी उसे याद आता है कि गॉडेस ने कहा था वो बैरियर मैजिक यूज कर सकता है। एमसी फोकस करता है और विजुअलाइज करता है। वो बैरियर मैजिक से एक ग्लोइंग क्यूब बनाता है। वो रियलाइज करता है कि मैजिक यूज करना एक्चुअली बहुत इजी है, बिल्कुल कोडिंग या ड्राइंग जैसा। वो अलग अलग शेप्स बनाता है और फाइनली बैरियर को अपने बॉडी पर रैप करके हवा में उड़ने लगता है। वो खुश होकर कहता है, ये तो काफी यूजफुल पावर है। तभी वहाँ एक जायंट वुल्फ मॉन्स्टर आ जाती है और बेबी एमसी पर हमला कर देती है। लेकिन एमसी का बैरियर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वुल्फ के बाइट से उसे खरोंच तक नहीं आती। एमसी को गुस्सा आ जाता है। वो मैजिक से हजारों छोटे क्यूब्स बनाता है और वुल्फ पर अटैक करता है, पर वुल्फ को ज्यादा असर नहीं होता। एमसी सोचता है कुछ बड़ा ट्राई करना पड़ेगा। वो आसपास के बड़े ट्रीज को मैजिक से उठाता है और वुल्फ को मारता है। वुल्फ घायल हो जाती है, पर फिर खड़ी हो जाती है। इरिटेट होकर एमसी बैरियर मैजिक से पूरी जमीन को यानी लैंड मास को ही उखाड़ लेता है और वुल्फ के ऊपर पटकने वाला होता है। ये पावर देखकर वुल्फ डर जाती है और चिल्लाती है, रुक जाओ, मैं सरेंडर करती हूँ। एमसी शॉक हो जाता है कि एक वुल्फ बात कर सकती है। वुल्फ माफी मांगती है और कहती है, मैं तो बस अपना मैना रिकवर करने के लिए तुम्हें खाना चाहती थी। मुझे नहीं पता था तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो। क्योंकि एमसी अभी बेबी है और बोल नहीं सकता, वो बैरियर मैजिक को अपने वोकल कॉर्ड से कनेक्ट करता है ताकि वो वाइब्रेट करके बोल सके। वो एक फेक आइडेंटिटी बनाता है और कहता है, मेरा नाम हारूतो है। वुल्फ, जिसका नाम फ्ले है, कहती है, तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा मैना है जो किसी ह्यूमन का नहीं हो सकता। कहीं तुम वही डीमन किंग तो नहीं हो जो रीइंकारनेट होकर आए हो। हारूतो सोचता है कि वो पिछली लाइफ में तो लूजर था, पर वुल्फ को इम्प्रेस करने के लिए वो झूठ बोल देता है। हाँ, तुमने सही पकड़ा, मैं ही डीमन किंग हूँ। फ्ले ये सुनकर तुरंत सरेंडर कर देती है और कहती है, आपने मेरी जान बख्शी और मुझे नया नाम दिया, इसलिए आज से मैं आपकी सर्वेंट हूँ।
हारुतो मना करता है पर तभी अचानक उसका मैना ड्रेन हो जाता है और वो गिर जाता है। वो कहता है मैं एक बेबी हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे दूध चाहिए। फ्ले ट्रांसफॉर्म होती है और एक खूबसूरत ह्यूमन गर्ल बन जाती है। हारुतो शर्मा जाता है और जल्दी से मैजिक यूज करके उसके लिए कपड़े बना देता है। तभी फ्ले को किसी के आने की आहट होती है। वो हारुतो से पूछती है क्या मैं उसे मार दूं? हारुतो कहता है नहीं, पहले बात करो। हारुतो फ्ले को एक कनेक्शन मैजिक देता है ताकि वो टेलीपैथिकली बात कर सके। जंगल में एक आदमी आता है। ये गोल्ड जेनफिस है जो किंग का रिलेटिव है। वो कहता है मैं इस बच्चे को लेने आया हूँ। फ्ले मना कर देती है और कहती है ये बेबी मेरा मास्टर है। गोल्ड समझाता है कि वो इस बच्चे को बचाने आया है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे अबैंडन कर दिया है। वो बेबी के लिए दूध भी लाया है। दूध देखकर हारुतो खुश हो जाता है। गोल्ड फ्ले को थोड़ा प्रोवोक करता है कि तुम तो मिल्क भी नहीं दे सकती, एक ह्यूमन चाइल्ड को कैसे पालोगी? फ्ले गुस्सा हो जाती है पर गोल्ड इमोशनल होकर बताता है कि उसकी वाइफ का मिसकैरेज हुआ था, इसलिए वो हर बच्चे को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता है। फाइनली एक डील होती है। गोल्ड बेबी को अडॉप्ट करेगा लेकिन फ्ले भी साथ जाएगी पर्सनल मेड बनकर। गोल्ड वहां पड़े बास्केट को तोड़ देता है और कुछ खून लगा देता है ताकि रॉयल गार्ड्स को लगे कि बेबी मर चुका है। अब 9 साल बीत चुके हैं। हारुतो अब गोल्ड जेनफिस और उसकी वाइफ के साथ रहता है और उन्हें मॉम डैड बुलाता है। उनकी एक बेटी भी है शार्लेट, जो हारुतो की छोटी बहन है। हारुतो का प्लान था कि वो थोड़े टाइम बाद घर छोड़ देगा, लेकिन फ्ले उसके बिना जाने को तैयार नहीं थी और वो अपनी फैमिली की काइंडनेस की वजह से रुक गया। प्रॉब्लम बस एक है, शार्लेट उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो हमेशा उससे दूर भागती है। एक सीन में हम देखते हैं शार्लेट फ्ले के साथ खेलना चाहती है पर फ्ले कहती है नहीं, मास्टर हारुतो ने मुझे काम दिया है। हारुतो इमीडिएटली फ्ले को फ्री कर देता है ताकि वो शार्लेट के साथ खेले। हारुतो खिड़की से उन्हें देखता है और उदास होता है। उसकी मॉम उसे समझाती है शार्लेट तुमसे नफरत नहीं करती, वो बस शाय है, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए उसके साथ बॉन्ड बनाने की। हारुतो अभी भी अपने हिकिकोमी ड्रीम को पूरा करना चाहता है। उसने पिछले 9 साल में मैजिक रिसर्च करके अपनी एक कॉपी यानी रोबोट या क्लोन बनाई है। प्लान ये है कि वो कॉपी को घर पर छोड़ देगा और खुद भाग जाएगा, लेकिन कॉपी अभी इनकम्प्लीट है और ठीक से बात नहीं कर पाती। हारुतो रियलाइज करता है कि अगर वो भागा तो फ्ले भी पीछे आएगी, इसलिए उसे फ्ले की भी कॉपी बनानी पड़ेगी, जो बहुत मुश्किल काम है। तभी गोल्ड यानी डैड उसे बुलाते हैं स्वॉट ट्रेनिंग के लिए। गोल्ड को लगता है हारुतो का मैजिक लेवल 02 है, इसलिए उसे स्वॉट फाइटिंग सीखनी चाहिए सेल्फ डिफेंस के लिए। स्पारिंग मैच शुरू होता है। हारुतो फिजिकली वीक है, इसलिए वो अपनी बॉडी और स्वॉर्ड पर बैरियर मैजिक लगाता है स्पीड और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। वो तेजी से अटैक करता है पर गोल्ड एक्सपीरियंस से डॉज कर लेते हैं। हारुतो की तलवार जमीन पर लगकर टूट जाती है क्योंकि वो तलवार पर बैरियर लगाना भूल जाता है। गोल्ड शॉक हो जाता है, तुमने इतनी तेजी से मूव कैसे किया? हारुतो बहाना बनाता है कि पता नहीं कैसे हुआ, जबकि वो मन ही मन जानता है कि बिना एलिमेंट होने की वजह से वो मैजिक को ज्यादा एफिशिएंट तरीके से यूज कर पा रहा है। एपिसोड के एंड में गोल्ड और मॉम बात कर रहे होते हैं। मॉम पूछती है कि ट्रेनिंग कैसी चल रही है, जिस पर गोल्ड सीरियस होकर कहता है मुझे शक है कि हारुतो शायद कोई रीइंकार्नेटेड डीमन है। वो एक्सप्लेन करता है कि रॉयल रिकॉर्ड्स में कभी कभी ह्यूमंस में डीमन ट्रेट्स आ जाते हैं और हारुतो की पावर अननेचुरल है। मॉम डर जाती हैं और कहती हैं लेकिन वो हमारा बेटा है। गोल्ड कहता है हाँ, चाहे वो डीमन हो या कुछ भी, हम उसे हमेशा प्यार करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन ट्विस्ट ये है कि दरवाजे के पीछे छोटी शार्लेट खड़ी होकर ये सब सुन रही होती है। वो सुनती है हारुतो डीमन और एपिसोड यही खत्म हो जाता है।